हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का 1275 वैकेंसी वाला ये हम लोग का तीसरा सेट रहेगा और हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसी से संबंधित आपके दरोगा वाले एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता, क्योंकि सारा जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आप लोग इस सेट को बनाइए, देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने सेट पर आते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। पहला प्रश्न है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम जो सांस लिए थे वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही उन्होंने अपना जैन धर्म के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया था। तो उसे पूछ रहा है कि ये श्रवणबेलगोला जो है वो किस ज़िले में स्थित है। ये ज़्यादा हल्का थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला, मैसूर जिला, हसन जिला, तो ये कौन सा जिला था। तो ये हसन जिला था, ठीक है। वो हसन जिला में अभी ये श्रवणबेलगोला स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, दरोगा में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध। तो ये त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये बौद्ध धर्म की ये धार्मिक पुस्तक है। और टोटल कितने त्रिपिटक हैं, 3। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये टोटल 3 पिटक है, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी ही हाल ही में अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर से 2-3 दिन पहले आप लोग किसी को फ़ोन लगाते होंगे तो उसमें एक ऐड आता होगा कि महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर को सभी अपने स्वच्छ भारत पर ध्यान दें, झाड़ू लगाइए सब। तो इस तरह से भी आप लोग को रिलेट करके इसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय और एंटोन चेखोव और व्लादिमीर लेनिन। तो ये 4 का कौन सा हो जाएगा। तो वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। और इसकी अन्य पुस्तक का अगर बात करें तो अन्ना और एक आपका पुस्तक है कारेनिना एक और इसकी पुस्तक है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सभी लोग ऑप्शन नंबर ए ही मारेंगे, लेकिन नहीं, आप लोग और इसके आगे चलिए। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए तो प्रमुख थे ही, प्रसिद्ध भी थे, और इसके साथ साथ वो राष्ट्रकूट राजवंश के साथ वो युद्ध भी लड़े थे, और श्रीलंका के साथ भी इसका व्यापार था, ठीक है। तो ए बी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। भारतीय एथलीट जो दूती चंद है वह किस खेल से जुड़ी है। कूद, भाला फेंक, गोला फेंक और तेज दौड़। तो एथलीट तो अक्सर ये दौड़, भाला फेंक सब में ही आते हैं, लेकिन ये दूती चंद किससे संबंधित हैं। 6 नंबर, तो ये आपका तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था। पहला ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था। रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, कड़ी उत्पादों का पर कर और नमक कर। तो ये इसका राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह इसके विरोध में था। तो ये रॉलेट एक्ट के ये विरोध में इसका राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था, और रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह कब आया गया, रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और इसे ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं,
ठीक है। और इस एक्ट के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी सबूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था, ठीक है। और इसके लिए व्यक्ति को कोई वकील रखने का अधिकार नहीं था, ना ही किसी थाना में वो अपील कर सकते थे, ना ही किसी कोर्ट में। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। झूम कृषि को किस प्रकार से जाना जाता है? देखिए झूम कृषि होता क्या है, ये एक क्षेत्र है, ठीक है। जब तक यहाँ की मिट्टी में उर्वरता रहती थी तब तक यहाँ पर खेती अच्छी होती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ के जनजातीय लोग फिर यहाँ से खेती शिफ्ट करके यहाँ पर बगल में आ जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ से शिफ्ट करके किसी अन्य जगह पर, फिर शिफ्ट करके किसी अन्य जगह पर, इसी तरह वह जगह अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे। इसलिए तो इसको झूम कृषि के नाम से भी जानते थे। और ये झूम कृषि को किस नाम से और जानते हैं? तो शिफ्टिंग खेती, ठीक है, शिफ्टिंग खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, इनमें सभी। तो नमक सत्याग्रह का इसका एकमात्र उद्देश्य का अगर बात करें तो ये नमक कानून को निरस्त करने के साथ साथ सत्ता की सरकार में कटौती भी करना था और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी स्टार्ट करना था, ठीक है। और आप लोग इसका जवाब देंगे कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसके लिए जो यात्रा की गई थी वो कहाँ से कहाँ की गई थी और कितने किलोमीटर की यात्रा की गई थी और बिहार से कौन भाग लिए थे? ये 3 प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो ये मोपला विद्रोह बहुत ही ज़्यादा विख्यात था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड हुआ। ये VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो ये 1921 का ये मोपला विद्रोह ये आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया गया था, ठीक है। और केरल के मालाबार क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया गया था और इसका जो मुख्य नेता था तो अली मुसलियार था। ये भी प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है, अली मुसलियार, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध और असहयोग आंदोलन में। तो ये ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है यह आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। और बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में, ठीक है। और इसी के समय आपका अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, ठीक है। और ये 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, GV राव समिति, सरकारिया आयोग। तो देखिए अभी जो वर्तमान में पंचायती व्यवस्था वो बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर ही है। लेकिन ये अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट में जो आया था उन्होंने कहा था पंचायत में भी न्याय होने का सिफारिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर B बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? अब देखिए वृष्टि छाया क्या होता है? ये आपका मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक है। अगर ये आपका बादल है, ये बादल इधर से आ रहा है और इस तरफ घनघोर बारिश हो रही है, ठीक है, और जबकि इस तरफ पूरा सूखा है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग वृष्टि छाया यानी कि वर्षा की छाया कहते हैं, क्योंकि इस पर्वत के होने के कारण बादल यहाँ तक ही पहुँच पाती है, ठीक है, जिस कारण और इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण बादल इधर नहीं पहुँच पाती है और इधर वर्षा नहीं हो पाती है और इधर घनघोर वर्षा होती है। एक पहाड़ के एक तरफ घनघोर वर्षा और एक तरफ पूरा सूखा, तो इसे जिस तरफ सूखा होता है इसे हम लोग वृष्टि छाया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे माना जाता है? थार मरुस्थल को? ये तो संभव ही नहीं है। कर्नाटक का पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार। थार मरुस्थल तो ये कभी नहीं होगा। और मेघालय पठार में मेघालय के मासिन राम वगैरह सब में तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का मासिन राम है, ठीक है। अब छोटा नागपुर पठार ये झारखंड के क्षेत्र में आता है, यहाँ भी वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। और कर्नाटक का पठार जिसे हम लोग दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं, तो यह
इसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो ये पिछले सेट में भी ये प्रश्न था, ये रिपीटेड हो गया और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQ ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए 14 का कौन सा हो जाएगा, तो ये धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इससे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आप लोग सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, इसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होने के कारण इसे वेतन मिलता है 4.5 लाख रुपये प्रति माह। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख राष्ट्रपति का ये वेतन होता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के वेतन के बाद, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का ही है, इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वह दोनों एक ही राज्य के हैं, और वह राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, ये दोनों एक ही राज्य के हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? आधुनिक राज्य के कार्य कौन सा है? चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, लोगों के लिए न्याय व्यवस्था करना, उपर्युक्त में से सभी। तो 16 का कौन सा हो जाएगा आपका? 16 का ये आपका सारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? गुजरात, असम, पंजाब, बिहार। हरित क्रांति कहाँ ज़्यादा सफल रही? तो हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब में सफल रही, जिस कारण कि पंजाब में अभी सबसे अधिक गेहूं होती है। ठीक है, मतलब अत्यधिक फसल गेहूं वगैरह सब पंजाब में कम भूमि होने के कारण भी अत्यधिक उपजाऊ है, और वहाँ के किसानों की कुशल योग्यता के कारण। ठीक है, 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। भारत उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर, जो कि बम्बई का भाग है, और ठाणे के बीच चली थी? तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले जो ट्रेन चली बम्बई से ठाणे, बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे जो चली, वह किस ईस्वी में चला और कितना किलोमीटर चला? ठीक है, तो ये आपका 1853 ईस्वी में चला है। टोटल ये 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली। ठीक है, 34 किलोमीटर। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। IRDA IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो IRDA निम्नलिखित में से ये बीमा कंपनी है। ठीक है, IRDA ये आपकी बीमा कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये शिखर स्तर बैंक का नाम ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संसद के गठन का प्रावधान ये संसद के अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, अब अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा। ठीक है, और 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं। ह्यूमस यानी कि खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा है? ठीक है, ह्यूमस जो है खादर मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी का ये भाग है, तो इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और ये भूमि के किस परत का भाग है? तो जब भी कहीं बाढ़ आती है, जब बाढ़ के साथ पानी के साथ जो जितनी भी मिट्टी आती है वह मिट्टी के ऊपरी भाग पर जम जाती है, तो ये खादर मिट्टी ये ऊपर की परत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब
मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कपास का औसतन उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। असम में क्या है? तो चाय है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है? जूट है। ठीक है, बिहार में क्या है? तो यहाँ पर कई तरह के फसल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। देश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। देश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। कपास, गेहूं, रबर, पटसन। तो इसे गोल्डन फाइबर के नाम से, तो पटसन जिसे कि हम लोग जूट भी कहते हैं, और ये ऑप्शन नंबर डी, ये जूट को गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कपास को और कपास को हम लोग उजला सोना भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, उजला सोना। ठीक है, उजला सोना हम लोग कपास को कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनिरो, ब्यूनस आयर्स। तो ये 26 का आपका हो जाएगा सेंटोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ब्राज़ील के सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंटोस को, ठीक है, सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील के साओ पोलो प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनाया था? बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनाया था? आनंद, अशोक, उपाली, सभूति। तो ये बोध गया में महाबोधि मंदिर में पहला मंदिर ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्यों को का उल्लेख है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये सभी को पता होगा, मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी? यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रबर उत्पादन में ये आपका तमिलनाडु अग्रणी है। ठीक है, तमिलनाडु अग्रणी है। अभी मैंने तुरंत देखा था कि आंध्र प्रदेश का औसतन उत्पादन सर्वाधिक क्या चीज़ में है? तो आंध्र प्रदेश का औसतन उत्पादन ये कपास में है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्नाटक में क्या ये कॉफ़ी उत्पादन होता है? कर्नाटक में। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से और हल्दिया को कोलकाता से। तो ये NH1 ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी कि BBA के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन स्थापित किया गया था। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो एंजियोस्पर्म के बारे में कोनिफर्स, साइकेड्स, गिनकगो और एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। जब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से किस में चलती है? हवा, पानी, शून्य, इस्पात। किस में? तो ध्वनि सर्वाधिक गति से ठोस में चलती है, यानी कि अर्थात इस्पात में सबसे अधिक गति से चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए कहाँ पर? तो देखिए, पृथ्वी के किसी वस्तु के भार को अगर न्यूनतम करना है तो उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखने से उसका भार कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर रखने से उसका भार कम हो जाता है। ठीक है, 35 का आपका हो जाएगा बी। और अगर किसी वस्तु का भार अगर अधिकतम करना है तो उसे ध्रुवों पर रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 36, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है तथापि कौन से क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा हो जाएगा, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। अगर भूमंडलीय क्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है तो वह उपयुक्त इसमें से सभी, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो रेल यातायात ये आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का बी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ये आपका मैथ का प्रश्न है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसे हल्का घुमा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने, यानी कि दूर की वस्तु हम लोग साफ नहीं देख पा रहे, तो कौन सा दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है। इसमें हमेशा उल्टा होता है, निकट की वस्तु अगर साफ नहीं दिखती है तो उसे निकट दृष्टि दोष, अगर दूर की वस्तु अगर साफ नहीं दिखती है तो उसे कौन सा हो जाएगा, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो नेत्र से दूर की वस्तु का साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा, तो दूर की वस्तु को हम लोग किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। 39 का बी। ठीक है, देखिए इसे हम मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, यानी कि अगर दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहे हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। चलिए 39 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसे हल्का क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो देखिए नेत्र से दूर की वस्तु हम लोग साफ नहीं देख पा रहे। ठीक है, दूर की वस्तु साफ ना देखने के कारण इसे कौन सा दोष हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहे हैं तो उसे दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 39 का बी। ठीक है, अब देखिए निकट दृष्टि दोष को, मायोपिया को भी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 40, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, एंजाइम, हार्मोन, आरएनए और डीएनए। तो देखिए अनुवांशिक लक्षणों के लिए हमेशा डीएनए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का डी, डीएनए। ये आपका साधारण ब्याज का प्रश्न है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग से आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये का साधारण ब्याज है। 300 रुपये आपका दिया हुआ है, गुना 100 बटा 5,000 गुना 2, ये इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो ये इनमें से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है 42 का, तो 42 का ये क्लोरैम्फेनिकोल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जब हम प्याज को काटते हैं तो आँख से जो आंसू आता है वह किस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण आता है, तो वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के कारण आता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण आँख से आंसू आने लगता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त है। चलिए, और इस प्रक्रिया में अगर पूछे तो उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो निकेल को इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन ये सभी यूज होता है। 45 का डी। ठीक है, 45 का ये आपका हो जाएगा डी, 45 का डी। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
46 का, तो 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, जनसंचार का प्रकार कौन सा है? मुद्रित संचार, विद्युत संचार, दृश्य श्रव्य संचार और उपयुक्त में से सभी। 47 का, 47 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की किसी आर्थिक नीति के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया है? किस आर्थिक नीति के तहत? 48 का, तो ये 48 ऑप्शन नंबर बी, ये 1991 के द्वारा इस आर्थिक नीति को अपनाया गया, पीपीपी जो मॉडल आया था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसका आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 72। चलिए अब अगले प्रश्न, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है 10:30 बज रहा है, यानी कि घंटा की सुई यहाँ रहेगा और मिनट की सुई यहाँ रहेगी। अगर घंटे की सुई, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर है, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। ठीक है, तो घंटे की सुई की दिशा तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उस विकल्प को चुने, तो ये आपका रीजनिंग है, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीजेपी। ठीक है, टीजेपी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। इसका उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा देश से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये यूएसएसआर यानी कि रूस से ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। चलिए पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी तो कहते हैं, रेगुर के साथ साथ कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कपास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उजला सोना के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी में लोहा, चूना, ठीक है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये सब की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व की कमी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 54 का। 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। और जबकि गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आओ जनजाति संबंधित है मेघालय राज्य से, असम राज्य से, नागालैंड राज्य से, त्रिपुरा राज्य से। तो ओवो जनजाति संबंधित है किससे? 56 का, ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का सी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। तो ये सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार ये परमवीर चक्र है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। और दूसरा पुरस्कार अशोक चक्र। सबसे पहले कौन सा आता है? परमवीर, दूसरा अशोक। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 दिसंबर, 31 मई, 11 जुलाई, 16 अक्टूबर। तो ये मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम। तो ये गिद्धा जो है ये आपका पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। 60 का आपका हो जाएगा
डी पंजाब। और ये किसके किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये महिला के द्वारा गिद्धा नृत्य शैली किया जाता है। 61 किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है कहाँ, तंजानिया, कांगो, मिस्र, केनिया। तो ये किलिमंजारो पर्वत ये कहाँ स्थित है, तो ये किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। ठीक है, जो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है, तो ये 5895 किलोमीटर। ठीक है, 5895 किलोमीटर है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है स्थानीय पवन। तो देखिए स्थानीय पवन क्या होता है, जो किसी खास स्थान पर बहती है। जैसे कि देखिए पछुआ पवन, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका 3 रेखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यापारिक पवन हो गया, पछुआ पवन, ठीक है, पूर्वा पवन। तो ये सभी क्षेत्र में बहता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए पछुआ पवन ये पृथ्वी के कर्क रेखा के ऊपर बहने वाला पवन है। ठीक है, तो मानसून भी स्थानीय पवन नहीं है, ध्रुवीय पवन भी ये स्थानीय पवन नहीं है, जबकि चिनूक ये क्या है, आपका स्थानीय पवन है। ठीक है, चिनूक ये आपका स्थानीय पवन है। और चिनूक कहाँ बहता है, तो ये चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली यह गर्म एवं शुष्क हवा होती है। ठीक है, और यह हवा औसतन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। मर्डेका कप संबंधित है किससे, साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से। तो ये किससे संबंधित है, मर्डेका कप 63 का। तो 63 का मर्डेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए वीर भूमि समाधि है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है, वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि। और संजय गांधी की समाधि का नाम क्या है, शांतिवन। और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री ये विजय घाट। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए साइकिल का आविष्कार किसने किया था, साइकिल का आविष्कार ये मैकमिलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। 1839 ईस्वी में किया गया था। चलिए सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं, 66 का। तो सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन मुंशी ये प्रेमचंद की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या है, एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितनी है, तो ये टोटल 34। ठीक है, और ये एलोरा कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और एलोरा की गुफा की संख्या 16 सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है, ABCD में कौन सा हो जाएगा, 68 का। तो ये कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। दिलवारा के जैन मंदिर का एक उदाहरण है, दिलवारा के जैन मंदिर का उदाहरण है द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा। तो दिलवारा के जैन मंदिर, सबसे पहले तो दिलवारा में कौन सी मंदिर है, तो जैन मंदिर है। ठीक है, और ये किस शैली पर है आधारित, तो ये नागर शैली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नागर शैली पर ये नागर शैली का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और यह मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ये 70 का ये लौह धातु मध्य प्रदेश में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 28 फरवरी, 24 अक्टूबर। तो ये विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 71 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, मिनिमम
सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत मूल्य आयोग को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विधि आयोग। तो 73 का, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की है। ठीक है, कृषि आयोग और मूल्य आयोग की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो ये IMF ये विश्व बैंक के समूह है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और ये आपका 74 का, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए बी तो नहीं होगा। और ये पूछ रहा है कि वित्तीय संस्था विश्व बैंक के संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है 74 का? तो कौन सी? अच्छा, वित्तीय संस्था की बात हो रही है। ठीक है, वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है वित्तीय संस्था, तो IMF नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोथल, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। 75 का हो जाएगा आपका डी। यह लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, 76 का, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य आपूर्ति को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, आपूर्ति को नियंत्रण करना होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यानी कि मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण होना जरूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नातेदारी की रीतियाँ नहीं है? नातेदारी की रीतियाँ कौन सी नहीं है? परिहार, वर्गीकृत संज्ञाएं, परिहास संबंध और माध्यमिक संबोधन। तो एक आध प्रश्न थोड़ा अजीब होगा, तो इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये 78 का हो जाएगा बी, वर्गीकृत संज्ञाएं। चलिए निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है? कौन जाति नहीं है? ठीक है, ब्राह्मण ये जाति है, कुशवाहा जाति है, रविदास भी जाति है, शूद्र ये एक जाति का समूह है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2004, 8, 10, 6। तो ये कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? 81 का। तो ये संगम साहित्य ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में लिखा गया है। तो भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और आगरा इसी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है किसे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए अब अगले प्रश्न 84 पर आते हैं हम लोग। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन, यानी कि संविधान की 8वीं सूची 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं सूची में कुल कितने भाषा का उल्लेखित है? तो ये 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 85 ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। तापमान, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? 85 का। तो 85 का बी। ठीक, 85 का बी। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। 86 का। तो 86 का आपका हो जाएगा डी, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। ठीक है, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पदार्थों में
कौन एक ही तत्व से बना है? तो हीरा केवल एक तत्व से बना है, ठीक है। और कौन से तत्व से? कार्बन से, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। 88 का आपका हो जाएगा डी। चलिए 89 पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होती है? तो ये कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? क्षय, रेबीज, छोटी चेचक, चेचक। तो ये क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है। अगला प्रश्न है, नालियों तथा मुड़ियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है? तो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 90 का क्या हो जाएगा? 90 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर की वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। 91 का कौन सा हो जाएगा? 91 का ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, प्रभाव आधारित पुनरानुमान दृष्टिकोण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? घावों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी, ठीक है, ये घाव को शीघ्र भरता है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी ये घाव को शीघ्र ही भरता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह क्या करती है? वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ता है। वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, उसका तापमान घटता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पौधों का जनन अवयव होता है, पौधों का जनन अवयव कौन सा होता है? तो ये पुष्प, पौधों का जनन अवयव पुष्प होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता दूँ 73 होगा। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ कहाँ स्थित है? 98। तो ये आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। अब 99, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो इसको ऐड करके 61, इसे भी इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा। 18 का स्क्वायर 324, 12 का 144, इसे इस दोनों को ऐड करके ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो संभवतः 468 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन करें। पायल, कंगन, हार, आभूषण। तो ये कौन एक विषम है? तो ये सभी बन करके तैयार है, ये सभी पहनने योग्य। और आभूषण ये पायल, कंगन, हार और अन्य पहनने योग्य जो भी आभूषण होती है उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आभूषण। जैसे कि पायल, कंगन, हार को, ये तीनों के संयुक्त रूप को आभूषण कहते हैं, जबकि और ये आभूषण का पार्ट है, ठीक है, पायल, कंगन, हार। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम टोटल 40 सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, टोटल 40 सेट। हम लोग का अभी ये हम लोग का तीसरा सेट है और हम लोग का अभी 37 सेट बाकी है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।